मुझे देख कर ही अपनी नज़रें फेर लेती है, इसीलिए मुझे डर सा लग रहा है कि यह ना हो कि मैं मोहब्बत का इजहार करूं और आगे से वह मुझे खरी खोटी सुना दे। आप बताएं, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? वह इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी? बेशक वह बेहद खूबसूरत नौजवान न था, लेकिन अच्छा था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लें। कहने लगा, मैं अपने मुझे देखा है, ज़रा गौर से देखकर बताएं। लड़कियों को ज़रा ज़्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखती हैं। अब मुझे में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़ कर देखती। मैंने उसे छोटी सी नज़रों उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप बहुत अच्छे लगने लगे हैं। मैंने बस छोटी सी नज़र उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप बहुत अच्छे खासे हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझ जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगी? अब तो उसके सवालों ने मुझे बदहवास कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी। उसे क्या जवाब देती? सुमित कहने लगा, बताएं ना सुनैना। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है, हमारी मर्जी पूछी नहीं जाती। मेरे लिए तो किसी बुढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर भी एतराज़ नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझ कर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह देखकर तो मैं बुरी तरह उछल पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। सुनैना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई और नहीं, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे कानों में सीटियाँ बजने लगी थी। मैं इसके इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंची थी कि वो कहने लगा, सुनैना प्लीज़ इनकार मत करना। और फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और सुमित भी साथ ही था। कहने लगा, हम दो ही बहन भाई हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। सुनैना, तुम इसकी संगत में बहुत खुश रहोगी। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे पसंद है कि इसकी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाएगा। तुम इसके साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, सुमित कहने लगा, दीदी सुनैना को अंगूठी में मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थे। उन्होंने दिनों नताशा अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उसे यह खबर नहीं सुनाई थी, वरना तो वह ये खबर सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच जाती। मैंने सोचा, जब वह मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे यह खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है, वो भी बहुत खुश होगी। नैनीताल ट्रिप पर जाने से पहले सुनैना यहाँ आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। सुनैना, तुम ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, अनाथ आश्रम अब मेरे सर पर है। तुम खुद सोचो, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। नताशा बोली, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर ना आ जाऊँ, मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैंने उससे कहा कि अब अपने घर में दिल लगाना शुरू करो। भला ये कोई बात है? अब तो साहिल भी मुझे कहने लगा था कि आप ही इसे समझाइए कि यह घर पर दिल लगाए। हर समय यह लड़की आपकी बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं एक ऑफिस की कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने नताशा को बहुत समझाया था। उधर साहिल नताशा को घुमाने के लिए नैनीताल ले गया था और इधर सुमित से मेरी मंगनी भी हो गई थी। खैर 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 2 महीनों में सुमित से कहें कि वह मुझसे दूर ही रहे।
मेरी बात सुनकर सुमित मुझे नाराजगी से नजरें भरे देख रहा था। कह रहा था, एक बार मेरे घर आओ तो तुम्हें बताऊंगा। बहुत पाबंदियां लगाना जानती हो तुम। गिन गिन के बदले लूंगा। तुम जो जुदाई की सजा मुझे दे रही हो बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इसकी तरह बातें मेरा दिल धड़कने लग रहा था। मुझे लगा था कि नताशा 8-10 दिन बाद आएगी, लेकिन वह तो चौथे दिन ही रोती धोती अनाथ आश्रम आ गई थी। कहने लगी, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ, बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही। इसीलिए मैंने साहिल से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उसे बेवकूफ़ लड़की की अकल पर जितना भी अफसोस करती उतना ही कम होता। खैर, मैंने उसे अपने हाथ में पहनी अंगूठी दिखाई तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदी तूने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वह कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर तो वो हत्थे से ही उखड़ गई, और हालांकि मुझे तो लग रहा था कि वो मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी, मुझे ढेर सारी दुआएं देगी। कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है नताशा? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? नताशा कहने लगी, नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? सुमित बहुत ही अच्छा इंसान है। नताशा कहने लगी, बस नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी पहले यहाँ आता था अपनी बहन से यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे इंडिया में रहना नहीं है। ये तो शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। मैं उसके इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, नताशा, हमेशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी साहिल के साथ मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर सुमित मुझे दुबई भी ले गया तो तब भी मैं फ़ोन करके एक दूसरे से बात करते रहेंगे, और जब भी मेरा यहाँ इंडिया में आना होगा मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। लेकिन नताशा ने तो एक तमाशा सा खड़ा कर दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। कहने लगी, ख़त्म करो इस रिश्ते को। सुनैना, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से अपने घर से काटती हूँ। तीसरे दिन मैं तुम्हें मिलने आ जाती हूँ और तुम्हें दिन भर में 100 बार याद करती हूँ। साहिल की जान खा जाती हूँ कि मुझे सुनैना को देखना है, उससे मिलना है, बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें ना कर लेती मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे नताशा के भोलेपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढकर पहनी और फिर नताशा से सख्त शब्दों में कहा कि बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में दिल लगाना चाहिए, तुम्हें अपने पति में दिल लगाना चाहिए। साथ जाहिर सी बात है कि सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं बैठी रहूँगी, शादी तो मुझे करनी ही है। सुमित नहीं तो कल कोई और किसी और से हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहाँ अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूँगी। मेरे भी अपने कोई ज़िंदगी है। सुनैना कि नताशा रोने लगी और फौरन यहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि अच्छा है कि वो चली गई, 2-3 दिन बाद ही वो वापस आ जाएगी, लेकिन अपनी हरकत पर शर्मिंदा होगी। लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, नताशा की कोई खबर नहीं थी। अब तो मुझे नताशा की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ सुमित रोज़ फ़ोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोज़ाना मेरे साथ कोई ना कोई प्लान बनाता था। कभी कहता, शादी की फ़ौरन बाद हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, कभी कहता वहाँ घूमने जाएंगे। मैं आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी कि जब नताशा के रूठ कर जाने के 10 दिन गुजर गए, एक दिन साहिल का कॉल आया। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, सुनैना, क्या आप घर पर आ सकती हैं? मैं बहुत मजबूरी की हालत में मैं अपने आप को
रोक कर आपको फ़ोन किया। मैंने कहा, क्या हुआ साहिल? कहने लगा, नताशा बेहद बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा है और बुखार में वो भी आपको ही बुला रही है। यह सुनना था कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन से नताशा के घर भाग गई थी। वह बेहद दुखी सी अपने बिस्तर पर लेटी थी। जब मैं उसे पास गई तो मैंने उसे पुकारा, उसे मेरा हाथ पकड़ लिया। आँख से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी, दुआ करो सुनैना, मैं मर जाऊं। उसकी यह बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? जब मैं यहाँ तुमसे नाराज होकर आई हूँ तभी से बुखार में हूँ। साहिल से कई बार कहा कि वह मुझे बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वह नहीं माना। 10 दिन से मैं बुखार में हूँ, मेरा बुखार एक पल के लिए नहीं उतरा। तब जाकर साहिल ने तुम्हें बुलाया है। यह कहकर वह रोने लगी। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने सीने से लगाया, उसके बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी रोए जा रही थी। कहने लगी, तुमने शादी ही करनी है तो ठीक है, ऐसा करो, साहिल से कर लो। यह बात सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? वह रोने लगी, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुनैना, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो साहिल से शादी करनी पड़ेगी। हम दोनों मिलकर रहेंगे जैसे बचपन से आज तक मिलकर रहते आते रहे हैं। मुझे इस चीज़ से कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो, मेरी सौतन हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में छुड़ाया। मुझे लगा वह अपने होश में नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा। जैसे ही मैं उठकर पीछे पलटी तो साहिल दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। मेरा उसे नज़रें टकराया हुआ वो कुछ हड़बड़ा सा गया। उसके चेहरे की नागबरी साफ जाहिर थी कि मैं फ़ौरन से कमरे से निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नताशा मुझे ये बात कह सकती है। अंदर से मुझे नताशा की और साहिल की लड़ने की आवाज़ आ रही थी। वह बार बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी कर लो वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। साहिल बोला, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी की आंख उठाकर नहीं देख सकता। और शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारी दोस्त से। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर से दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान कर रखा है। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से साहिल के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं जल्दी कमरे में भागी थी। मैंने देखा कि नताशा ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की गोलियां डाल रखी थी और पानी पीकर उन्हें निगल लिया था। कहने लगी, ठीक है, मैं मर जाती हूँ, फिर तो तुम जो करना चाहो कर लेना। यह सुनना था कि हम दोनों के होश उड़ गए। फौरन साहिल उसे अस्पताल लेकर भागा। मैं भी साथ में ही गई थी, लेकिन धीरे धीरे वह नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे वो बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन लग गए थे, लेकिन ना तो नताशा को होश आ रहा था और ना ही डॉक्टर कुछ उम्मीद से नजर आ रहे थे। उन्होंने उसका स्टमक वॉश कर दिया था, लेकिन कहने लगे कि दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। हमें डर है कि वह कोमा में न चले जाए। यह सुनना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। समीर की हालत भी मुझसे ना देखी जाती थी। 2 दिन 3 दिन बाद उसे होश आ गया था तो मैं हमारी जान में जान आई थी, लेकिन वह अपनी जिद पर अब भी अड़ी हुई थी।
हम दोनों कहने लगे कि अगर तुम दोनों ने शादी ना की तो मैं फिर से ऐसी ही कोई हरकत करूँगी। मैं सुमित को कभी भी सुनैना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वह हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा दूर न होकर, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। साहिल अब जान चुका था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, बल्कि वह सचमुच कर गुजरेगी। इसीलिए उसने हथियार डाल दिए थे। फिर मुझे भी हार माननी पड़ी। जैसे ही नताशा की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास बने मंदिर में ही जाकर मेरी और साहिल की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल में अनाथ आश्रम में वापस आई तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। 2 दिन बाद मैं अनाथ आश्रम में पहुंची थी कि सामने ही सुमित मुझे घूर रहा था। कहने लगा, ये क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त को? 2-3 दिन तो उसके घर रहने चली गई। कितना फ़ोन किया मैंने तुम्हें सुनैना, एक फ़ोन का भी तुमने जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे क्या कहती कि मैं हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वह तो हैरत से मुझे देखता रह गया। कहने लगा, सुनैना यह क्या है? मैंने कहा कि सुमित, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं यह रिश्ता नहीं निभा सकती। यह सुनना था कि वह गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रोज़ाना फ़ोन पर हम बातें करते हैं। कल तक तो तुम इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, आज मेरी शादी हो गई है। यह सुनना था कि वह तो मुझे यूं देख रहा था जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब उसकी नज़र मेरी मांग में भरा सिंदूर पर पड़ा था। वह चौंक गया था। सुनैना, ये सब क्या है? कह दो कि ये सब झूठ है। सुनैना, भगवान के लिए एक जानलेवा मजाक मत करो। यह सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया। वो कहने लगा कि वह जज्बाती फैसला है, तुम कभी भी उसे तलाक ले लो। उस लड़के से मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल ही इस बात के लिए राजी नहीं तो तुम कैसे शादी कर सकती हो? यह तुम्हारे साथ भी जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुनैना, चलो फ़ोन लगाओ अपनी दोस्त को। सुमित बेहद परेशान था। मैंने कहा, सुमित, वो मर जाएगी। पहली बार मैंने सुमित की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मैं, मेरे बारे में तुमने सोचा नहीं? क्या मैं इतना बेगैरत हूँ तुम्हारे लिए? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी जज्बात नहीं है? वह मेरे आंसू पोंछने लगा। ठीक है, जाओ, जाकर अपने दोस्त की जिंदगी दो। यह कहकर वह रुका नहीं था, अनाथ आश्रम से बाहर निकल गया। 2 दिन तक रोती रही। मैं एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज के मेरे पास आई और कहने लगी, सुनैना, यह तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। वह आज शाम की फ़्लाइट से दुबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब लग गई है और शादी के फ़ौरन बाद तुम्हें दुबई ले जाता। लेकिन तुम्हारे फैसले ने मेरे भाई जीने से इच्छा छीन लिया है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ़्लाइट से ही वह जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए सीने में ही थम गया था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी तो नहीं दे सकती थी। कुछ दिन बाद ही नताशा बड़ी खुशी खुशी साहिल के साथ आई थी और मुझे विदा कराने के लिए मेरे लिए एक शादी का लहंगा भी ले आई थी। उसने मुझसे अपने हाथ से तैयार किया था और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह सच में पागल लड़की थी, वरना अपने सौतन को कौन यूं सजाता। हाँ, साहिल के चेहरे पर बहुत उदासी थी, कोई जज्बात नहीं थे उसके चेहरे पर। अब मैं भी जानती थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन हूँ। घर जाते ही नताशा ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर चली गई। मेरे दिल में अभी साहिल के लिए कोई जज्बात न था। मैं जानती थी कि वो मेरे लिए भी ऐसे ही कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे बहुत गम था सुमित का।
मेरी वजह से दिल टूट गया था, लेकिन मैं क्या करती। बात नताशा की ज़िंदगी की थी और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि मैं अपनी दोस्त की मौत के घाट उतार देती। फिर मैंने यह सोचा कि समय के साथ साथ वह भी समझ जाएगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सिमट कर बैठ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि समीर से कह दूंगी कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं नज़र उठाकर देखा तो समीर के बजाय कमरे में नताशा आई थी। मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नताशा कहने लगी, देखो साहिल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं तुमसे साफ बात करने आई हूँ। साहिल से सिर्फ तुम्हारा कागजी ही रिश्ता रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतना साहिल से भी करने लगी हूँ। जितनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उतनी ही जुनूनी मोहब्बत मुझे साहिल से भी है। इसीलिए कभी नहीं चाहूँगी कि वह तुम्हें और मोहब्बत दे जो वह मुझे देता है। तुम्हें उन नज़रों से देखकर जैसे मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ठंडी पड़ गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी से सनसनी दौड़ गई थी। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी शादी कहीं और ना हो जाए, तुम मुझसे दूर न चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम अनाथ आश्रम में रहते थे। हाँ, लेकिन साहिल मेरा पति है, मेरा ही रहेगा। मैं यह नहीं चाहूँगी कि तुम उसके लिए सजो या उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आज़ादी से घर में जहाँ चाहो घूम फिर सकती हो, लेकिन जैसे ही साहिल घर आएगा तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारा खाना पीना सब तुम्हें कमरे में ही मिल जाया करेगा। मैं तो नताशा की बातें सुनकर यूं ही हो गई थी जैसे कि सांस लेना भूल गई थी। कैसे खुदगर्ज मोहब्बत थी नताशा की। अगर ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता सुमित से क्यों ख़त्म करवाया और क्यों अपने पति से शादी करवाई। मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझसे मोहब्बत करे। मैं सिर्फ एक दोस्ती की खातिर अपनी जज्बाती कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एक नेचुरल ख्वाहिश थी जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसने मुझसे कहा, मेरे तो होश उड़ गए थे। कहने लगी, अगर तुमने कभी भी साहिल के करीब जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद ख़त्म कर दूंगी और साहिल को भी जान ले लूँगी। तुम जानती हो ना कि मैं जो कहती हूँ वह कर दिखाती हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूं हो गई थी जैसे पत्थर सी हो गई हूँ। मेरे अंदर कोई जान ना बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। क्या यह मेरी वही दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर करती थी। वह कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम जिंदगी की सज़ा सुना कर चली गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मेरी वो रात रोते रोते सिसकते गुजरी थी। पहली बार मुझे वह अपनी गुमनाम माँ याद आने लगी थी जिसके जिगर का मैं टुकड़ा थी। फिर सोचा कि जब उसे ही मुझ पर दया न आई और मुझे अनाथ आश्रम के झूले में डाल गई तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे यह लगा कि शायद मुझे सुमित की बद्दुआ लग गई है। वह मुझे कितना चाहता था और मैंने उसे छोड़कर नताशा को अहमियत दे दी। नताशा को तो सब कुछ मिल गया है, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वह दोस्त भी जो उसकी मोहब्बत की खातिर सारी ज़िंदगी एक बेनाम से ज़िंदगी जीने पर मजबूर होगी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो साहिल और नताशा बातें कर रहे थे। मुझे देखकर नताशा कहने लगी, आओ आओ सुनैना, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता
ला कर देती हूँ। इससे पहले नताशा उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती। साहिल ने माथे पर हाथ फेरा और उठकर खड़ा हो गया और एक ही घूंट में गर्म चाय अपने मुंह में डालने के बाद जाने लगा और कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं समझ गई थी कि मेरे आने से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, एक अनचाही पत्नी थी और उसके सामने उसकी मोहब्बत बैठी थी। वह भला मुझे क्यों अहमियत देता। समय गुजरता चला गया। नताशा साहिल आने से पहले मुझे कमरे में कैदी बना देती थी। मेरा खाना भी वहीं देती थी। अक्सर मुझे कमरे से बाहर साहिल और नताशा के हंसने की आवाज़ें आती थी। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगी थी जब मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो रहा था। नताशा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साहिल के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 3 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि जैसे मैं कठपुतली हूँ, नताशा के इशारों पर चलने वाली कठपुतली। एक रात मैं रो रही थी जब मेरे कमरे में दस्तक हुई। मुझे लगा नताशा होगी। मैं आंसू साफ की और दरवाज़ा खोला तो मैं हैरत का झटका लगा। सामने साहिल खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप क्यों रो रही हो। मुझे उस समय उस पर इतना गुस्सा आया कि जिसकी हद नहीं थी। क्या वह इतना अनजान था। मैंने कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आपकी पत्नी मौजूद है, जाइए उसके पास जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यह कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर मेरे दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक रात लगभग 3 बजे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैंने सोचा इस समय वह दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी मैं चाय ही बना रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने अचानक मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। साहिल किचन के दरवाजे को टेक लगाए खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक उसे मेरी नज़रें मिली तो सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा, चाय बना रही हो। मैंने कहा, हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। कहने लगा, सर तो मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है। काफ़ी रातों से जग रहा हूँ, किसी भी सिसकियाँ चैन से नहीं लेने देता। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरा हाथ कुछ पल के लिए वहीं थम गया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय बना चुकी थी, इसीलिए एक कप मैंने चाय डाली और कह दिया कि वह आप पी लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले मैं किचन से बाहर निकलती उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया है। साहिल कहने लगा, चाय तुमने अपने लिए बनाई थी, फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो। कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी। चलो ऐसा करते हैं, आधी आधी पी लेते हैं। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। जो कुछ इसकी आंखों में था वह मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि साहिल को क्या जवाब दूं। मेरा हाथ पकड़े वह मुझे स्लेब के पास ले गया और एक घूंट भरकर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, पी लो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मैंने हैरत से उसे देख रही थी। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मैं बेहद स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और मुझे देखने का तुम पर पूरा हक रखती हो, लेकिन ज़रा तुम ये तो बताओ कि तुम मुझसे छुपती क्यों हो। मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मुझे तुम नज़र नहीं आती। साहिल की बातें तो मुझे हैरान कर रही थी। मैंने कहा, आपको परवाह है। ना जाने मैं क्यों शिकवा कर बैठी थी उस पर। कहने लगा, बहुत परवाह है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाज़ा क्यों लॉक रखती हो। कभी तुमने देखने का जी भी करता है तो दरवाजे से ही लौट कर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता सुनैना।
मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वह मुझसे मोहब्बत करता था? मेरा दिल जोरों से धड़का था। फिर कहने लगा, सुनैना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। शायद ये हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियाँ मुझे बेचैन करती है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, मेरे नज़रें तुम्हें ही तलाशती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम कमरे में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कल जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे कि नताशा होती है। यह कहकर वह किचन से चला गया और मैं मिट्टी की मूरत बनी उसे देखती रह गई। अगले दिन मैं वैसे ही किया था। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला, खूब तैयार हुई और साहिल के आने के बाद से पहले ही बाहर खड़ी हो गई। मुझे हॉल में यूं तैयार देखकर नताशा हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, बाहर की डोर बेल बजी थी। मैं फौरन से दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोला तो सामने साहिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। उसने एक मुझे पकड़ाया और कहने लगा, यह तुम्हारे लिए है। यह सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। फिर आगे बढ़कर दूसरा बैग उसने नताशा को पकड़ा दिया, लेकिन वह गुस्से में थी। उसने वह शॉपिंग बैग वहीं फेंका और उसने अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती, साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ाने की। खाना गरम करो, हम दोनों आज साथ खाना खाएंगे। मैंने कहा, वह खुद को कुछ न कर ले। साहिल कहने लगा, कुछ नहीं करेगी। साहिल ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया था, बल्कि पहले निवाला भी अपने हाथ से मुझे खिलाया था। तब तक आंसू मेरे आंखों से बहने लगे थे। साहिल कहने लगा, यूं रो रो कर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता उस लड़की के साथ मेरा सलूक करूं जो अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को सिर्फ नताशा की जज्बात पर दे छोड़ कर आई है। अपने हाथों को मेरे हाथों से पोंछे थे। फिर मेरे कान के पास जाकर कहने लगा, सुनैना, अपने कमरे का दरवाज़ा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब सी लय में धड़कने लगा था। समीर की बातों से तो मैं जैसे मेरे अंदर के तमाम जज्बातों को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे समीर मेरे पास आया था। यह हमारे रिश्ते की डोर ही थी जो शायद मुझे साहिल की तरफ खींच रही थी। मैं अब साहिल से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला, सुमित उसमें कहीं भी नहीं था। शायद सुमित ने मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने कभी सुमित से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ साहिल ही था। मैं सुमित के लिए दुख जरूर था, लेकिन उसने तो मुझसे मोहब्बत ही की थी। उस रात जब साहिल मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थी। कहने लगा, सुनैना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि नताशा के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर नताशा मेरे प्यार की हकदार है तो तुम भी मेरे प्यार की हकदार हो। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले साहिल चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर साहिल के प्यार की लाली अभी तक नहीं गई थी, जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह नताशा ने मेरे चेहरे को देखा तो मैं उसे नज़रें चुरा ली। उसने भी हालत झटक दिया और फिर तो अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। नताशा भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, नताशा की तो होश उड़ गए थे। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं साहिल को खुशी देने जा रही थी जो नताशा नहीं दे पाई थी।
नताशा मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, यह सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा, मैंने क्या किया है? कहने लगी, मैं आज साहिल से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तुम मेरे घर में रहते हुए यह सब कर रही थी। शायद वह यह सुनना ही नहीं चाहती थी कि यह बच्चा साहिल का बच्चा है और वह मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो साहिल पहले से ही मौजूद था। नताशा कहने लगी, यह लड़की तो बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि यह प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। साहिल तो मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते हैं। यह बदचलन है, उसे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास अब और नहीं रखना चाहती। मैं इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती। फिर कहने लगी, तुम चाहते थे ना कि मैं उसे ना मिला करूं। मैं अपने घर पर ध्यान दूं, तुम पर ध्यान दूं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। बस उसे बाहर निकाल दो, उसे तलाक दे दो। वह रोज जा रही थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी, लेकिन साहिल की नज़रें तो मुझ पर ही टिकी थी। वह मुझे पास आया और मुझे कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो? शायद वो नताशा की हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी और शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे जो मांगनी है मांग लो, तुम्हें मैं दे दूंगा। यह कहकर नताशा ने तूफान खड़ा कर दिया था। वो साहिल के पास आई, उसको मुझसे अलग कर दिया और मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी साहिल के पास आने की कोशिश मत करना। तुम सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। ये कहना था कि साहिल ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, जो खबरदार जो सुनैना को कुछ भी कहा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुमसे मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम कम कुर्बानी नहीं ली है उस लड़की की। उसने अपनी मोहब्बत की खातिर सुनैना मेरी पत्नी है और इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले पर आज़ाद छोड़ता हूँ। यह सुनना था कि नताशा अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने क्यों उसे रोने दिया? हमेशा उसे अपने साथ लगाकर उसके आंसू पोंछे थे, लेकिन साहिल ने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं उसके पीछे जाने की, वरना यह तुमसे जीने का हक भी छीन लेगी। वह अंदर रो रही थी, मैं बाहर आंसू पोंछ रही थी। मोहब्बत तो मुझे नताशा से थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। बहुत सारे दिन ही ऐसे गुजर गए थे। तीनों एक दूसरे से कटे कटे घूम रहे थे। कोई किसी से बात नहीं करता था। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अगले दिन नताशा बहुत चुप थी, लेकिन मैं उसके सामने जाने से ज़रूर घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। मुझे कहने लगी, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने वह बॉक्स मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, इसमें शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। साहिल को खुद मैं तुम्हारे कमरे में दूंगी और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं समझ गई थी कि जो कुछ मैंने किया है वो गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर नताशा ने अपने शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके साथ दूसरे हाथ में एक बैग था।
मैंने कहा, नताशा यह बैग किसके लिए है? नताशा कहने लगी, तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। सुनैना हमेशा साहिल के साथ खुश रहना चाहती थी कि अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेले कैसे जीऊँगी। मैंने नताशा को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। उसने साहिल से कहा, प्लीज़ मुझे तलाक दे देना। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। शायद साहिल का दिल भी नताशा की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसने नताशा को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके नताशा को दे दिए थे। नताशा चुपचाप दोबारा से अनाथ आश्रम लौट आ गई थी। कुछ समय बाद सुनैना मिलने आई थी कि नताशा वहाँ की इंचार्ज बन गई है और अब पूरा अनाथ आश्रम वही संभालती है। मैं कभी कभी उससे मिलने जरूर जाती। वह मुझसे वैसे ही खुश होकर मिलती लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस होती। एक दिन अनाथ आश्रम में नताशा को मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव सुमित से हो गया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वह एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो सुमित? लड़की की तरफ देखा तो मेरी नज़रों का मतलब समझ गया था। कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल में बैठाए रखता? मुझे भी तो शादी करनी थी। मुझे सुमित से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। किसी एक का इंसान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म करना इंसानियत नहीं है। मैं सुमित को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई जहाँ मेरा पति साहिल मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने पास बिठाया। मैं भी साहिल के सीने से रहकर मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। अगर एक दुख है तो नताशा खुश नहीं थी और नताशा और उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ हुआ था उसने उसकी खुद गर्जी के वजह से हुआ था। हमारी शादी को 5 साल बीत गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।